बता दूं कि भारत जब आजाद हुआ था तो हम यही पॉलिसी अपनाते थे। 60s तक हमने यही पॉलिसी अपनाई थी। इनफैक्ट 1967 के इलेक्शन तक हमारे जो अधिकतर इलेक्शंस होते थे वो इसी तरह से होते थे, लेकिन 67 के बाद बहुत सारे कारणों की वजह से कहीं डिसॉल्व करना पड़ गया, कहीं पे जो है ऑलरेडी सरकार गिर गई। 2027 के मार्च के महीने में अगर रिजल्ट्स आते हैं तो 28 और 29 मात्र 2 साल का समय रह जाएगा। यहाँ पे जो भी पार्टी बन के आएगी, जिसकी भी सरकार बनकर आएगी, उसके पास मात्र 2 साल का समय रह जाएगा कि वो आगे आने वाले इलेक्शंस के लिए अपनी तैयारी करे, या फिर जो भी चीफ मिनिस्टर बनता है उसके पास मात्र 2 साल का समय रह जाएगा कि वो अपनी प्रोमिसेस पूरी कर सके, या फिर उन्होंने जो इलेक्शन के दौरान वादे किए थे, या फिर आप ये सोचिए कि इलेक्शन जो कॉन्टेस्ट कर रही है कहीं पे भी सरकार, उनका यही पैमाना होता है कि वो अगले 5 साल के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। जो चीफ मिनिस्टर्स हैं ऑलरेडी वो बता चुके हैं कि उनको इन सभी चीजों से कोई परेशानी नहीं है। ऑलरेडी 3-4 ऐसे स्टेट्स हैं जिसकी तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। जब कमिटी गई थी, पार्लियामेंट्री कमिटी, इसी बारे में बात करने के लिए, तो उन्होंने बता दिया था स्टेट के मिनिस्टर्स ने, चीफ मिनिस्टर्स ने, कि उनको इस चीज से कोई भी ऐतराज नहीं है। गवर्नमेंट है, अपने जो वादे लेकर आएंगे, अपने जो मैनिफेस्टोज लेकर आएंगे, वो कहीं ना कहीं नेशन के मैनिफेस्टो और नेशन के पॉलिटिक्स से दब जाएगा। ये भी शिकायत करते हैं बहुत सारे राज्य और बहुत सारी छोटी पार्टियां। नेशन के इलेक्शन में जो एक्चुअली बड़ी पार्टी होती है उसको बहुत बड़ा फायदा होता है और बहुत आराम से वो मशीनरी यूज करके छोटे जो पार्टीज होती है उनको दबा भी सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा टॉपिक जिसके पीछे जो अभी करंट एनडीए सरकार है वो तब से पीछे पड़ी हुई है जब से पावर में आई है। आप देखिए 2014 के बाद से ही ये आवाज उठनी शुरू हो गई थी कि देश भर में एक इलेक्शन होना चाहिए। उसके बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं और अब अगर लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो जो सरकार है वो बहुत ज्यादा गहन चिंता कर रही है इस बारे में कि अगले जो इलेक्शंस कराए जाएंगे 2029 में, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन का कहीं ना कहीं कुछ हद तक प्रयोग कर लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट यही बता रही है इंडियन एक्सप्रेस की कि जो अगले इलेक्शंस होंगे 2029 में, उसमें भाजपा की सरकार और एनडीए की जितनी भी सरकार होंगी जितने भी स्टेट्स में, वो इंश्योर करेगी कि वो सारे जो स्टेट्स हैं उनका इलेक्शन देश के इलेक्शन के साथ में हो। ये आ रही है लेटेस्ट रिपोर्ट्स। और क्या है पूरा मामला, क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, इसको जानने के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रनील भारती और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज अरीना। 2018 में पहली बार जब मोदी गवर्नमेंट फर्स्ट टर्म चल रहा था उनका, तब से ये बातें होनी शुरू हो गई थी कि देश भर में एक इलेक्शन होने चाहिए। उन्होंने जो तर्क दिया था उसका ये था कि जो इलेक्शन में खर्चे होते हैं उसको बचाने के लिए अगर पूरे देश भर में एक इलेक्शन होगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारी फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा होगा और गवर्नमेंट की जो तिजोरी है उसके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको बता दूं कि भारत जब आजाद हुआ था तो हम यही पॉलिसी अपनाते थे। 60s तक हमने यही पॉलिसी अपनाई थी। इनफैक्ट 1967 के इलेक्शन तक हमारे जो अधिकतर इलेक्शंस होते थे वो इसी तरह से होते थे, लेकिन 67 के बाद बहुत सारे कारणों की वजह से कहीं डिसॉल्व करना पड़ गया, कहीं पे जो है ऑलरेडी सरकार गिर गई। इन सभी मुद्दों की वजह से हमें वन नेशन वन इलेक्शन से हटना पड़ा था और धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर इलेक्शंस होने लग गए। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, आपको बता दूं कि एनडीए रूल्ड 22 जो राज्यों में एनडीए की सरकार है, भाजपा जिसका हिस्सा है, पार्ट है, और इनफैक्ट इनमें से मैक्सिमम स्टेट्स में भाजपा ही सबसे बड़ी पार्टी है, वो अब प्लान कर रहे हैं कि 2029 में जो हमारे जनरल इलेक्शंस होने हैं उसके साथ साथ सारे स्टेट के इलेक्शंस हों। जी हाँ, अभी आपको बता दूं कि नेशनल इलेक्शन के साथ 4 ऐसे स्टेट्स हैं जिनका साथ में इलेक्शन होता है, जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का नाम शामिल है। ये 4 स्टेट्स हैं, लेकिन इसमें चारों में अगर बात करें तो एनडीए या भाजपा की सरकार है। तो इन स्टेट्स में एनीवेज
कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एनीवेज साथ में ही होते थे। लेकिन इसके अलावा जो भी बाकी के स्टेट्स हैं, दिक्कत वहां पे आएगी। अब भैया आप एग्जाम्पल लीजिए, अगले साल यूपी में इलेक्शन होने वाला है, अगले साल पंजाब में इलेक्शन होने वाला है, उत्तराखंड में इलेक्शन होने वाला है, गोवा में इलेक्शन होने वाला है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो मणिपुर में भी इलेक्शन होने वाला है। यहां से मामला पेचीदा इसीलिए बनता है क्योंकि आप देखें 2027 के मार्च के महीने में अगर रिजल्ट्स आते हैं तो 28 और 29 मात्र 2 साल का समय रह जाएगा, यहाँ पे जो भी पार्टी बन के आएगी, जिसकी भी सरकार बनकर आएगी, उसके पास मात्र 2 साल का समय रह जाएगा कि वो आगे आने वाले इलेक्शंस के लिए अपनी तैयारी करे, या फिर जो भी चीफ मिनिस्टर बनता है उसके पास मात्र 2 साल का समय रह जाएगा कि वो अपनी प्रोमिसेस पूरी कर सके, या फिर उन्होंने जो इलेक्शन के दौरान वादे किए थे, या फिर आप ये सोचिए कि इलेक्शन जो कॉन्टेस्ट कर रही है कहीं पे भी सरकार, उनका यही पैमाना होता है कि वो अगले 5 साल के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है। लेकिन ये अभी के लिए मोदी गवर्नमेंट जो है इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखती। वो चाहते हैं कि एटलीस्ट एनडीए की सरकार जहां पे है वहां साथ में इलेक्शंस होने चाहिए। इसके अलावा आप देखें 2028 में भी बहुत बड़े बड़े राज्यों के इलेक्शंस होने वाले हैं। मध्य प्रदेश की आप बात कर लें, आप राजस्थान की बात कर लें, आप छत्तीसगढ़ की बात कर लें, इन सभी स्टेट्स में जो इलेक्शंस होंगे वो 2028 में होंगे। इन स्टेट्स के पास जहां पे अभी ऑलरेडी भाजपा की सरकार है, आप देखें तो इनके पास मात्र 1 साल का समय रह जाएगा। इनफैक्ट 1 साल का भी समय नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं वो साल के अंत की तरफ होते हैं, जब एक्चुअली नवंबर दिसंबर इन सभी टाइम पे इलेक्शंस होते हैं। तो आप मात्र सोचें इन स्टेट्स के पास 4 से 5 महीने का समय रह जाएगा। हालांकि इनके साथ ये भी कराया जा सकता है कि नवंबर दिसंबर के बाद वहां पे गवर्नर रूल लाकर और 5 महीने का जो है वो फ्रीजिंग टाइम या वेटिंग टाइम आप कह लें कि इन स्टेट्स के साथ वो किया जाएगा कि 5 महीने तक गवर्नर रूल चलेगी। तब तक साथ ही साथ जनरल इलेक्शंस भी आ जाएंगे और वहां पे वैसे इलेक्शंस कराए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बाकी के स्टेट्स की बात करें तो पश्चिम बंगाल में इसी साल इलेक्शन हुआ है, वहां भी चीफ मिनिस्टर के पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। बिहार की आप बात कर ले, बिहार का भी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़े बड़े ऐसे राज्य हैं जहां पे अभी भाजपा ने बहुत रिसेंटली सरकार बनाई है। आप कहीं की भी बात कर लें, आप अभी देखें पश्चिम बंगाल में पहली बार वो पावर में आए हैं और कितने टाइम के लिए जो है उनके चीफ मिनिस्टर मात्र रह पाएंगे। इसके अलावा आप बिहार की भी बात करें, बहुत सालों बाद बिहार में वो पावर में आए हैं, एज अ चीफ पार्टी सबसे बड़ी पार्टी इमर्ज करके आए हैं, तो वहां पे भी भाजपा के लिए एक चुनौती होगी। लेकिन भाजपा के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं ऑलरेडी वो बता चुके हैं कि उनको इन सभी चीजों से कोई परेशानी नहीं है। ऑलरेडी 3-4 ऐसे स्टेट्स हैं जिसकी तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। जब कमिटी गई थी, पार्लियामेंट्री कमिटी, इसी बारे में बात करने के लिए, तो उन्होंने बता दिया था स्टेट के मिनिस्टर्स ने, चीफ मिनिस्टर्स ने, कि उनको इस चीज से कोई भी ऐतराज नहीं है। इसमें नाम शामिल है रेखा गुप्ता का जो दिल्ली की सीएम है। इसके अलावा हरियाणा, गोवा, कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी मंजूरी दे दी है कि उन्हें इस चीज से कोई भी ऐतराज नहीं है कि 2029 में साथ में इलेक्शंस कराए जाते हैं तो बिल्कुल वो खुले दिल से आभार रहेंगे सरकार का, और उनके लिए नेशन फर्स्ट आता है। यही बात करते हुए मीडिया के साथ रेखा गुप्ता ने बोला था कि मेरे लिए देश सबसे जरूरी है और अगर देश में एक इलेक्शन साथ में कराना हो तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगी। दिल्ली की सरकार जो है इसमें पूरा भारत सरकार का साथ देगी और हम इस चीज का खुली तरह से समर्थन करेंगे। ये कहना था रेखा गुप्ता का जब उनसे पूछा गया था कि क्या दिल्ली और पूरे देश के इलेक्शन अगर साथ में होते हैं तो क्या इस चीज से वो खुश होंगी या उनके लिए ये अगेंस्ट में जाएगा। इसके अलावा अगर कमेटी की बात करें, जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई इस बिल को पास करने के लिए, उसमें जो भी मेंबर्स इसके अलावा हैं, आप देखें कर्नाटका से भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन कर्नाटका और कांग्रेस पूरी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में है। उनका कहना है कि एक बार इलेक्शन कराने से जो जनता का मैंडेट है वो अपनी तरफ खींचना बहुत आसान होता है। और जब शिव कुमार, जो डी शिव कुमार ऑलरेडी अभी चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका से, उनसे इस बारे में बात की गई थी कि क्या आप चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के दौरान आपको शामिल किया जाए और कर्नाटका के भी इलेक्शंस उसी दौरान हो जब जनरल इलेक्शंस हो, तो डी शिव कुमार ने अपनी इसमें मंजूरी नहीं दी थी, उन्होंने इस चीज से मना कर दिया था। तो ऐसे में ऑप्शन बस भाजपा के पास यही बचता है कि उनके पास
जो वो स्टेट्स में ऑलरेडी रूल कर रही हैं, वहीं पे जो है ये नियम को लागू किया जा सकता है, इस नियम को, जहां पे एक बार में एक इलेक्शन कराई जाए। लेकिन जहां पे उनकी सरकार नहीं है, आप कर्नाटका की बात कर ले, आप साउथ में बहुत सारे स्टेट्स की बात कर सकते हैं, आप इसके अलावा जो बड़े राज्य हैं उनमें हिमाचल प्रदेश को देख सकते हैं, पंजाब को देख सकते हैं, जहां पे ऑलरेडी अभी कांग्रेस या किसी और पार्टी की सरकार है, कहीं पे आपकी सरकार है, कहीं तमिलनाडु में विजय की सरकार है। तो आप यहाँ पे भाजपा कैसे जो है इन स्टेट्स को कन्विंस करने में कामयाब होती है, क्योंकि अभी फिलहाल 2029 के लिए बीजेपी चाहती है कि उनके स्टेट साथ में आ जाए, लेकिन 2034 में जो इलेक्शंस होंगे उसके लिए भाजपा की प्लानिंग ये है कि सारे इंडिया में साथ में इलेक्शंस कराए जाए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी स्टेट हो, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, इसमें बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं, जिसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो फायदे मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा तो फायदा यही होता है कि कॉस्ट कटिंग हो जाती है, इलेक्शन का बहुत सारा खर्चा बच जाता है। आपको आंकड़े बता दूं, 2019 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें 60,000 करोड़ से ज्यादा धनराशि जो है वो खर्च किया गया था, और वही संख्या बढ़कर 2024 के इलेक्शन की बात अगर की जाए तो 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। ऐसे में इतना सारा जो पैसा खर्च हो रहा है इस पूरे तरीके से इलेक्शंस को मैनेज करने में, इलेक्शंस को कंडक्ट कराने में, कहीं ना कहीं ये एडवांटेज होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही स्टेट्स में भी इलेक्शन कराती है, पूरे देश भर में इलेक्शन कराती है, तो डेफिनेटली सरकार का खजाना बचेगा। इसके अलावा आप बात करें फॉरेन फंडिंग जो पूरे साल भर होती रहती है, और उसके बाद जो बड़े बड़े फिगर जिसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सारे शामिल होते हैं, वो अपना वक्त इन सभी चीजों में खर्च करते हैं, जहां पे इलेक्शन कैंपेन पूरे साल भर चलता रहता है। एक स्टेट में इलेक्शन खत्म होता है, दूसरे में शुरू हो जाता है, साल दर साल एक ना एक बड़े राज्य में इलेक्शन होता ही है। तो ऐसे में सारे देश के बड़े फिगर्स अपना टाइम निकाल के और इन सभी इलेक्शंस में जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एडवांटेजेस हैं कि आप इन सभी चीजों के ऊपर रोक लगा सकते हैं। आपका जो फोकस होगा वो गवर्नेंस की तरफ होगा, गुड गवर्नेंस की आप बात करेंगे, जहां पे आप पूरी तरह से आप फोकस कर पाएंगे कि जो आपकी पब्लिक है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पे आप ध्यान देंगे। लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं दोस्तों। अब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपके लिए यही आएगा कि जो आर्टिकल 1 में फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, जहां पे स्टेट और यूनियन के बीच में डिफरेंस क्रिएट, मतलब आप बोल सकते हैं कि 2 सेक्ट्स में बांटा जाता है। तो ऐसे में इसीलिए ये बांटा गया है क्योंकि दोनों के पास अपने अधिकार हैं, अपनी तरह से फंक्शन करने का जो है हक मिला हुआ है। ऐसे में एक बार में इलेक्शन होने में ये वाली चीज जो है वो छिन जाएगी। साथ ही साथ इसके अलावा आप ये भी बात करेंगे कि स्टेट और नेशन का इलेक्शन साथ में होगा, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है अपने जो वादे लेकर आएंगे, अपने जो मैनिफेस्टोज लेकर आएंगे, वो कहीं ना कहीं नेशन के मैनिफेस्टो और नेशन के पॉलिटिक्स से दब जाएगा। ये भी शिकायत करते हैं बहुत सारे राज्य और बहुत सारी छोटी पार्टियां। नेशन के इलेक्शन में जो एक्चुअली बड़ी पार्टी होती है उसको बहुत बड़ा फायदा होता है और बहुत आराम से वो मशीनरी यूज करके छोटे जो पार्टीज होती है उनको दबा भी सकती है, और साथ ही साथ वो ये भी करते हैं कि जनता को बहुत आराम से मैनिपुलेट कर लेते हैं। इसके अलावा बात करें तो सवाल इसीलिए भी उठ जाता है कि अगर मान लीजिए आप आज सारे स्टेट्स में इलेक्शंस करा लेते हैं और उसके बाद जो है एक इलेक्शन में बीच में जाकर सरकार गिर जाती है, क्योंकि हर जगह क्लियर मेजॉरिटी में आ पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, जिसकी वजह से 1960 के बाद इंडिया में भी इतनी सारी दिक्कतें आई, जिसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन का रूल जो है वो खत्म हो गया था, क्योंकि वो नेचुरल सी चीज है। उसमें सरकार क्या करेगी? क्या जो आप गवर्नर रूल का पीरियड होता है उसको बढ़ा देंगे, उसको कम कर देंगे, या उस इलेक्शन को पोस्टपोन करके फिर जो है अगले जनरल इलेक्शंस के दौरान कराया जाएगा, ताकि फिर से इलेक्शन जो है साथ में कंडक्ट कराया जा सके। तो उन बाकी मान लीजिए अगर 2.5 साल में कहीं पे सरकार गिरती है तो बाकी के 2.5 साल क्या आप इलेक्शंस जो अगले कराएंगे वो मात्र अगले 2.5 साल के लिए कराएंगे? सवाल कई सारे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है बोलना बहुत आसान होता है और कहीं ना कहीं उसके फायदे भी हैं, लेकिन नुकसान भी कई सारे हैं। सीधा फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ सवाल पूछता है, सीधा ऑटोनॉमी जो स्टेट को मिल रखी है उनके ऊपर सवाल उठते हैं कि कितना फीजिबल होगा अगर इलेक्शंस जो है ऐसे कराए जाते हैं। अब क्या भाजपा की जो सरकार है और एनडीए की सरकार है, सारे
चीफ मिनिस्टर्स इस बात के लिए एग्री करते हैं, क्योंकि अभी योगी आदित्यनाथ अगर वापस पावर में आते हैं तो क्या वो इस चीज के लिए मानेंगे कि अगली बार उनको इलेक्शन फिर से 2029 में कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा? ये एक बहुत मजेदार बात होने वाली है। क्या कैसे सभी स्टेट्स के बीच में और कैसे बाद में जाते हुए सभी पार्टीज के बीच में ये मैंडेट बनता है कि इलेक्शंस एक साथ कराई जाए। अभी के लिए तो रिपोर्ट्स यही आ रही हैं कि 22 स्टेट्स में और यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा पूरे देश भर का, वो साथ में कराया जाएगा 2029 में। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या वन नेशन वन इलेक्शन एक सही पॉलिसी है जिसको देश भर में लागू कर देना चाहिए, या ये एक प्रैक्टिकल पॉलिसी नहीं है जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं और जो एक थ्योरी में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आगे जाते हुए इसके बहुत सारे हमें जो है नुकसान उठाने पड़ेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सबसे जरूरी बात, चैनल द न्यूज अरीना को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए द न्यूज अरीना को।